बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बस की यात्रा। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई मूलतः व्यंग्यकार हैं। कठिन से कठिन मुद्दों पर, जो जनसामान्य के मुद्दे हैं, उन पर ये लेखनी चलाते हैं और हल्के फुल्के व्यंग के माध्यम से परिस्थितियों को की गंभीरता को समाज के सम्मुख लाते हैं। ये इसलिए विख्यात हैं, तो इसलिए व्यंग्यकार हैं। इनका परिचय दिया हुआ है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको और अधिक वो समझ में आ जाएगा कि ये कैसे व्यंग्यकार हैं। तो अभी जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ में भी उन्होंने व्यंग्यात्मक वर्णन किया है कि जो परिवहन व्यवस्था है वो जनसामान्य के आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, और इस अव्यवस्था के कारण लोगों को बहुत अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और इसको हल करने के लिए कोई प्रयास सरकार की तरफ से या व्यवस्था की तरफ से नहीं किया जाता। इसको इन्होंने समाज के सम्मुख रखा है। इस पाठ में भी उन्होंने एक समस्या को उजागर किया है कि जो जनसामान्य की समस्या है। तो देखते हैं वो किस समस्या की ओर हम संकेत कर रहे हैं। पढ़ते हैं बस की यात्रा। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। याद रखिएगा, प्रश्न आते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो 5 मित्र जो थे इन्होंने तय किया कि 4 बजे की बस में चलते हैं, और पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती। जैसे कि मान लो मृगनयनी कोई कंपनी कोई बस है, तो उसी बस की लिंक वहाँ पन्ना से सतना के लिए मिल जाएगी, मृगनयनी नाम की बस, है ना। तो बसों के जो कंपनीज होते हैं वो अपने अपने नाम डालते हैं और इस तरह से पहचाने जाते हैं। तो ये कह रहे थे लेखक कि ये 5 मित्र थे और शाम 4 बजे की बस से चलने की सोच रहे थे, और पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बाद मार मिलती थी, जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती थी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर हुआ, यानी उनमें से 5 मित्रों में से 2 मित्रों को सुबह उनको नौकरी ज्वाइन करनी थी, तो सुबह वो पहुंचना ज़रूरी था, इसलिए वो निकल जाते हैं। वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था, है ना। तो लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करता। लोग, वहाँ के लोग जो थे, जो उन्हें छोड़ने आए थे, वो कह रहे थे कि ये समझदारी नहीं है कि इस शाम के सफ़र के लिए इस बस से जाए। तो सब पूछते हैं कि क्या रास्ते में डाकू वगैरह मिलते हैं कि आप लोग मना कर रहे हो? तो बोलते नहीं नहीं, डाकू वगैरह की समस्या तो नहीं है, लेकिन ये बस ही डाकू है, मतलब डाकिन है, यानी बस ही खा जाएगी। कहने का तात्पर्य, खाने से तात्पर्य ये बस ही परेशानी का कारण है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस को जब उन्होंने जाकर कि नहीं, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, सोच के वो बस को वो देखने के लिए बड़े उत्सुक हो जाते हैं, और जाकर बस को देखते हैं तो उनको बहुत श्रद्धा होती है उस पर। उनको बहुत बहुत मतलब वो नमन करते हैं उस बस को। खूब वयोवृद्ध थी। श्रद्धा क्यों आती है? क्योंकि बहुत ही वयोवृद्ध, बहुत बूढ़ी थी। बूढ़ी से तात्पर्य बहुत पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लगे हुए थे। कहीं टूटा फूटा था, कहीं पिचका हुआ था, आगे से टेढ़ा था, पीछे से मेढ़ा था। इस तरह से वो कई सालों से काम कर रही है, उसके निशान उस बस पे दिखाई दे रहे थे। लोग निशान लिए हुए थे। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। तो लोग इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते थे कि बहुत पुरानी बस है, तो वो बस को कष्ट हो जाएगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता? तो लेखक कहते हैं कि ये तो पूजा के योग्य है, यानी एक जगह इसको रखकर इसकी पूजा, यानी कि ये इतनी सेवा कर चुकी है, सालों से चल रही है, तो इस पर हम सवार कैसे हो सकते हैं? अब इसके देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? बस कंपनी के हिस्सेदार से तात्पर्य जो उस कंपनी में, माने उस बस में जिसकी हिस्सेदारी है ना, जाने 2-3 लोग मिलकर उस बस को खरीदे होंगे, तो वो उसमें से एक हिस्सेदार, एक पार्टनर उसमें बस में जा रहा था।
हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? तो लेखक ने उनसे पूछा कि बस चलती है? तो वह बोले चलती क्यों नहीं है जी। वो कहते हैं बड़े रौब से कि ये चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, तो लेखक कहते हैं कि हम यही देखना चाहते हैं कि चलेगी कि नहीं, अपने आप चलती है ये। पूछते हैं कि वो अपने आप चल लेती है? बोले हाँ जी, और कैसे चलेगी? कहते हैं कि हाँ फिर क्या, बस अपने आप ही चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, हम मतलब इधर उधर की करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो, बस अनुभवी हैं, बस अनुभवी है, यानी कि बस बड़ी एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए तुम डरो मत चलो। उनकी आंखें कह रही थी नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। वो कहते हैं कि ये जो पुरानी बस है ना, अनुभवी है, और इसलिए नई नवेली जो बसें हैं उससे ज़्यादा विश्वसनीय है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। कहते हैं कि चिंता मत करो। कौन कहता है? ये उनके लेखक के दोस्त कि मित्र जो हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं चिंता मत करो, हमें बहुत प्यार से बच्चों बेटों की तरह लेकर जाएगी, आप लोग मत डरो। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। जो छोड़ने आए थे वो कह रहे थे कि बाप रे अब तो गए ये लोग, यानी अंतिम विदा जैसे देने आ रहे हों कि जैसे फिर कभी नहीं मिलेंगे, इसके बाद ये इनका कुछ हो जाएगा, ऐसे वो उनकी आंखें ऐसे कह रही थी, विदा दे रहे थे। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, माने जो आएगा वो जाएगा, यानी जो जन्म लेगा वो मरेगा, है ना। आया है सो जाएगा। राजा रंक फ़कीर जो भी है, राजा है रंक है, यानी कि राजा गरीब फ़कीर को जो भी है वो आएगा तो वो जाएगा, यानी कि जन्म लेने वाला मरेगा। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। आदमी को यहाँ से निकलने के लिए कोई एक कारण, यानी कि मृत्यु के लिए कोई एक कारण चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। इंजन ऐसे स्टार्ट हो गया जैसे कि सारा बस जो है इंजन ही है, यानी बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी और इस इंजन के भीतर बैठे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इस इंजन बस पूरा इंजन है और हम उस इंजन के अंदर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, माने बस का जो वो शब्द चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि कांच जो है बहुत कम बचे हैं, यानी कि जो खिड़कियों में जो कांच है सब टूटे हुए हैं ज़्यादातर, और जो बचे हैं उनसे हमें बचना था। और जो बचे हैं यानी कि जो बच गए थे वो टूटे फूटे थे, और अगर उस पर हाथ रख देते तो हाथ ही कट जाता, तो इसलिए उनको उस बचे हुए कांचों से बचना था। और इसलिए हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, इसलिए खिड़की के पास बैठने की जगह दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन इतना तेज़ आवाज़ कर रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि सीट के नीचे ही इंजन हो, है ना। अब देखिए बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, यानी इतनी पुरानी है। वो 1942 अवज्ञा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, 1942 के उस दौरान हुआ था। उतनी पुरानी लग रही थी उनको, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि कोई भी हिस्सा मैंने टायर दूसरी तरफ चल रहा था, स्टीयरिंग दूसरी तरह चल रहा था, कुर्सी एक तरफ वो हिल रही थी, उसका ढांचा दूसरी तरफ हिल रहा था, कोई भी कॉपरेशन उनकी बॉडीज़ में हिस्से में नहीं था। किसके? बस के चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब देखिए पूरा जो बस है जुगाड़ से चल रहा था। बस रुक जाती है रास्ते में तो क्या होता है कि वो पेट्रोल जो था उस पेट्रोल टंकी जो थी पेट्रोल की, उसमें छेद हो गया था। तो क्या करें, वो सारा पेट्रोल जो है टंकी में से बाल्टी में निकाल लिया। बाल्टी में से एक पाइप डाला गया, उस पाइप को इंजन में उस पाइप के माध्यम से इंजन को पेट्रोल दिया गया। तो वो देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था लेखक को कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को शीशी से दूध की शीशी से दूध पिला रही हो। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी।
मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था। रफ्तार 14-15 माने बहुत बहुत हल्की रफ्तार थी, धीमी रफ्तार थी। और लेखक को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि ये गंतव्य तक पहुंच जाए, यानी जहाँ जाना चाहते वहाँ तक पहुंचेगी। ब्रेक फेल भी हो सकता था, स्टीयरिंग टूट, मैंने जो संभावनाएं थी उसमें खराब होने की, कि ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। और इस बीच प्रकृति का दृश्य भी बहुत लुभावने थे। जो सड़क के अगल बगल में जो प्रकृति का दृश्य था, उसमें वृक्ष लगे हुए थे, वृक्षों पर जो हरे भरे वृक्ष थे वो बहुत लुभावने लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे पेड़ आता जाता था, हर पेड़ को लगता था कि ये पेड़ दुश्मन है। क्यों ऐसा लग रहा था? जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। माने बस की गति ऐसी थी, थोड़ी लहराई हुई, तो ऐसा लग रहा था कि अभी टकराई अभी टकराई। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। तो इस तरह से लेखक को डर लग रहा था कि किसी ना किसी पेड़ से ये टकरा जाएगी। झील दिखती तो लेखक को लगता है कि सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, यानी कि इतनी लहरा रही थी बस कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो दिखे उसी पर है। तो पेड़ दिखे तो ऐसा लग रहा था कि पेड़ से टकरा जाएगी, और झील दिख रहा था तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि झील में गिर जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी, अचानक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। ड्राइवर खूब कोशिश किया इसको स्टार्ट करने का, पर वो नहीं स्टार्ट हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, यानी उनका जो बस का जो आंदोलन था वो शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाक की बात है। जो हिस्सेदार, जो पार्टनर साथ में सफ़र कर रहा था, वो कहता है ये तो इत्तेफाक है, हो जाता है कभी कभी, बस तो बहुत बढ़िया है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण हल्की फुल्की चांदनी, शाम को निकले थे तो हल्की फुल्की थोड़ी सी रात हो गई थी, तो हल्की फुल्की चांदनी थी। और उस चांदनी में भी वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। वृक्षों के नीचे बैठ जो खड़ी, छाया के नीचे खड़ी, उसको बड़ी दया आ रही थी उस बस पे। वो बड़ी दयनीय स्थिति, बहुत ही खराब स्थिति लग रही थी उस बस की। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई हो। ऐसा लग रहा था कि कोई वृद्धा, वृद्ध मेल के लिए और वृद्धा फीमेल के लिए। तो वो लेखक को लग रहा था कि कोई वृद्धा यानी कोई स्त्री, बूढ़ी स्त्री थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि से तात्पर्य है शर्म आ रही थी, लज्जा। तो उन्हें शर्म आ रही थी। क्यों शर्म आ रही थी? कि हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आए, यानी कि बूढ़ी उन्होंने पहले ही कह दिया, और उन्हें इसलिए शर्म आ रही थी कि इस बूढ़ी बस पे हम फालतू में अपना बोझा उस पर डालकर आ गए। अगर इसका प्राणांत हो गया, यदि प्राण धन अंत, प्राणांत, यदि प्राण का अंत हो गया, तो फिर इस बियावन में, यानी सन्नाटे से भरे एरिया में, जहाँ पर क्षेत्र में इसकी अंत्येष्टि, अंत की इष्टि यानी अंतिम संस्कार करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे बियावन है, एकदम अंधकार है, सुनसान है, सन्नाटा है, यहाँ पर इसका अंतिम संस्कार हमें करना पड़ेगा। अगर ये बस इसके यानी इसका प्राणांत हो जाए, ये बस बिल्कुल ही बैठ जाए, आगे ना बढ़े। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। हिस्सेदार जो था, जो पार्टनर था, अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर उसने इंजन खोला और कुछ सुधारा तो बस फिर चल पड़ी। उसकी चाल और कम हो गई। जो 14-15 मील था वो और 9-10 मील हो गया। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब क्या था, जो हेडलाइट था उसकी ज्योति थी आंखों की, वो हेडलाइट डाउन होने लगा, क्योंकि हो सकता बैटरी डाउन हो गई हो, है ना। तो उसकी ज्योति जाने लगी, है ना। उसके में जो प्रकाश था, जो लाइट थी, वो डिम होती गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, यानी जो चांदनी, हल्की फुल्की चांदनी थी, उसी में रास्ता देख देख कर, ढूंढ ढूंढ कर वो आगे बस जा रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। अब आगे पीछे से जो गाड़ी की थोड़ी भी प्रकाश या रोशनी दिखाई देती तो वो साइड होकर खड़ी हो जाती थी। तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अब अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। वो कहती कि मेरी इतनी उम्र नहीं रही कि मैं किसी को चेस करूं या मैं किसी को ओवरटेक करूं। तो साइड में खड़ी हो जाती थी, कहती थी जो भी आए जाए उनको कहती निकल जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। एक पुलिया के ऊपर खड़े जब पहुंचे तो टायर में से हवा निकली या टायर फट गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम, और इससे क्या हुआ कि वो बस बहुत ज़ोर से हिल के रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होती तो क्या होता कि वो स्पीड में जो फिस करके टूटा टायर, वो टायर के टूटने से जो झटका लगता तो उछलकर बस नाले में गिर जाती, है ना।
मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक कहते हैं कि पहली बार उस पार्टनर, जो बस का पार्टनर था, उसकी तरफ बड़े श्रद्धा से, बड़े भक्ति भाव से मैंने उसकी तरफ देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली में लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो जानते थे, उनकी अपनी बस थी और वो जानते थे कि इसकी टायर घिसी हुई है और ये लंबे रास्ते पर निकल पड़ी है, तो माने खतरा है। पर खतरा होने के बावजूद भी वह फिर भी इसी बस से जान हथेली पे लेकर, यानी अपनी जान जोखिम में डालकर इसी बस से सफ़र किए। उत्सर्ग करना यानी न्योछावर करना, प्राणों को बलिदान कर देना। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी अपने प्राणों को न्यौछावर करने की ऐसी भावना दुर्लभ, यानी आसानी से नहीं मिलती। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो लेखक सोचने लगे कि ये आदमी, देखिए व्यंग है इसमें, ये आदमी कितना बड़ा बलिदानी है कि उसको मालूम है कि ये बस जो है इस दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है, क्योंकि बहुत खटारा है, इसके टायर बहुत ख़राब है, फिर भी वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस पर बैठा है ना। तो ऐसे व्यक्ति को वो जो है उनको माने इनको कम कर आका जा रहा है, इनकी उपयोगिता कहीं और होनी चाहिए। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, यानी कि जो इंकलाब जिंदा कर बात कह के अपनी बात को मनवाने के लिए लीडिंग करे, लोगों को लीड करे, है ना। इन किसकी जगह तो वहाँ होनी चाहिए, आंदोलन के नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती, हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे इसका इंतज़ार करते। तो लेखक कल्पना कर रहे हैं कि इनकेस अगर ऐसा होता कि बस जो है उछल कर नाले में गिर जाती, तो हम सब मर जाते, तब भी हमारा नहीं कुछ देवता इंतज़ार करते, देवता इंतज़ार इनका करते कि इनका, उस पार्टनर का जो हिस्सेदार है, कि दोनों हाथ फैलाकर कि देखो वो महान आदमी आ रहा है, जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो यहाँ भी व्यंग है कि देखो ये महान आदमी, लेखक कह रहे हैं कि ईश्वर तब भी इंतज़ार करते कि कितना महान आदमी है, एक टायर के लिए अपनी जान दे दी। मतलब इतना कंजूस है कि वो टायर चेंज नहीं कराया, मरना मंजूर है, टायर चेंज करना मंजूर नहीं था। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब क्या किए, स्टेपनी रखी हुई थी, घिसी हुई एक टायर और रखी हुई थी स्टेपनी के रूप में, उसको लगाया, बस आगे निकल गई। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब देखिए 14-15 मील से उसकी उसकी रफ्तार 7-8 मील हो गई, यानी बिल्कुल रेंगते हुए 10 की स्पीड में जा रही है, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि हमने तो पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, माने कभी हम पहुंच भी पाएंगे वो उम्मीद भी ख़त्म कर, पन्ना क्या, कहीं भी कभी नहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना छोड़ो, हम कहीं भी इस बस के द्वारा पहुंच पाएंगे ये उम्मीद भी उन्होंने छोड़ दी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है। और सोचते हैं, लेखक कहते हैं कि मुझे तो ये लग रहा है कि ज़िंदगी इस बस में निकल जाएगी, क्योंकि निकल धीरे 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 मैंने पूरा जीवन ही गुजर जाएगा, ऐसा लेखक व्यंग कर रहे हैं। और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है, यानी ऐसे करते करते जीवन निकल जाएगा और सीधा हम स्वर्गलोक को सिधार जाएंगे। इस पृथ्वी पर इसकी उसकी कोई मंजिल नहीं है, पृथ्वी में उसको कहीं कोई स्थान नहीं मिल रहा कि यहाँ तक पहुँचना जो उसकी मंजिल है, यानी कि अब जैसे पन्ना से चलकर उसको सतना पहुँचना है, लेकिन इस जीवन में उसकी कोई मंजिल नहीं, क्योंकि वो सतना तक कभी नहीं पहुँचेगी जिस रफ्तार से वो चल रही थी, फिर बिगड़ रही थी, फिर चल रही थी, फिर बिगड़ रही थी। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए थे। अब देखिए जल्दी जल्दी जब बस निकलती है तो हम टेंशन में रहते हैं, अब पहुँचे अब पहुँचे, अब जब मालूम ही है ये चल ही नहीं रही है, इतनी धीरे है कि पता नहीं कब पहुँचे, तो वो टेंशन ही ख़त्म हो गया। जब बहुत सारी परेशानी होती है तो फिर टेंशन निकल जाता है ना। तो वो तनाव, वो बेताबी उनकी ख़त्म हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, जैसे घर में बड़े आराम से बैठते हैं ना, तो उस तरह से लेखक बोलते हैं बस में आराम से बैठ गए, चिंता चली गई और हंसी मजाक करते रहे कि अब जब प्रॉब्लम सामने है ही तो अब क्या करें, प्रॉब्लम का भंडार है तो अब क्या करें, तो घर की तरह बैठ गए और मस्ताने लगे, ऐसा लेखक। तो देखिए ये एक व्यंग है व्यवस्था पर। उस व्यंग को उन्होंने अपने जन सामान्य की समस्या को उठाया है, जिससे शासन का ध्यान उस ओर जाए, ये इनकी विशेषता है। तो ये व्यंग्यकार है हरिशंकर परसाई। पाठ को पढ़कर आपको आनंद आया होगा। ऐसी समस्याओं से दो चार होते हैं हम लोग, हमेशा कभी कभी सामना हो जाता है, तो उस समस्या वाकई में बहुत
परेशान करने वाली समस्या होती हैं कि जब हम कहीं जाने के लिए निकलते हैं और वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं और पहुँचने का कोई की उम्मीद नहीं रह जाती, तब फिर मन जो है वाकई परेशान हो जाता है। तो उसी का वर्णन इसमें हुआ है। मेरे विचार से आपको ये बात समझ में आई होगी, पाठ समझ में आया होगा। एक बार और आप पढ़ के देखिएगा, इससे और आपको बातें सरल हो जाएंगी। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे।